नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। सबसे पहले आप लोगों को दुर्गा पूजा की और नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी मातृभाषा बांग्ला है और आप सब समझ सकते हैं कि दुर्गा पूजा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट कह लें या मजबूरी कह लें, वो ऐसी होती है कि आप हर पर्व त्यौहार जो है वो उस शिद्दत से नहीं मना पाते जिस ज़ील या जोश के साथ आप उसे मनाना चाहते हैं। मैं इस बार भी अपने घर जमशेदपुर दुर्गा पूजा के मौके पर नहीं जा सका, तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ एक एक दिन, एक एक घड़ी। तो खैर, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं और आइए अब शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को बैक टू बैक दो बहुत ही शॉकिंग क्राइम की कहानियाँ सुनाऊंगा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा। दोनों ये कहानियाँ जो है वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में पहली कहानी है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से। नर्मदापुरम में एक गांव है, नाम है बरखेड़ी। और इस बरखेड़ी गांव में 19 तारीख को, मतलब 19 सितंबर को, इसी महीने की बात है, 19 सितंबर 2025, एक बड़ी हैरान करने वाली घटना हुई। हुआ ये कि गांव में एक बच्ची अपने बरामदे में, जो बच्चियों के लिए झूला बना हुआ होता है या बच्चों के लिए, उस झूले पे वो बच्ची सो रही थी और आंगन में उसकी माँ बैठकर बर्तन साफ कर रही थी। घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब माँ बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद अपनी बच्ची के पास, उस झूले के पास आई, तो माँ ने देखा कि बच्ची झूले में नहीं है। पहले उसे लगा कि शायद दादा दादी या बच्ची के पापा ने उसको उठाया हो, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं हुई, इधर उधर देखती रही। और लेकिन जब देखा कि सबके हाथ खाली हैं और बच्ची किसी के पास नहीं है, तो फिर वो बेचैन हो गई। लाजमी था। अब उस महिला ने घर वालों को बताया कि बच्ची कहाँ है, तो घर वाले भी हैरान हो गए क्योंकि बच्ची किसी के गोद में नहीं थी और किसी ने उसको झूले से नहीं उठाया था। अब हुआ ये कि ये छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र महज 4 महीने की है, वो एकाएक घर से गायब हो गई। अब पूरे घर में कोहराम मच गया। आप समझिए कि क्या हालत होती होगी किसी घर का बच्चा जब गायब हो जाए। तो घर के लोग बिल्कुल पागलों की तरह उस बच्ची को सर्च करने लगे। पहले पूरे घर में ढूंढा, आवाज़ लगाई, सोचा कि कहीं से कोई रोने की आवाज़ आए, कहीं अगर कोई ले गया हो, कोई बच्चा, कोई पड़ोसी, आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिली। घर वाले बहुत परेशान हुए और सारा दिन, सारी रात उस बच्ची को ढूंढते रहे। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर महज 4 महीने की छोटी सी बच्ची के किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और घर वालों से कहा कि ठीक है, आप अपने लेवल पे ढूंढिए, हम भी ढूंढते हैं, और ये बताइए कि क्या आप लोगों में से किसी की कोई दुश्मनी किसी आदमी से या किसी दूसरे परिवार से गांव में। तो इस पीड़ित परिवार का कहना था कि नहीं, किसी से हमारी कोई ऐसी दुश्मनी वाली बात नहीं है, सबसे अच्छे संबंध हैं। और बच्ची कुछ देर पहले तक वहीं थी, खेल रही थी झूले में लेटी हुई। तो पुलिस भी सोच में पड़ गई कि आखिर ये हो क्या सकता है। खैर, पुलिस अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर वालों का जो सर्च है वो भी ख़त्म नहीं हुआ था। 19 सितंबर की ये घटना है। 3 दिन गुजर गए, 20, 21, 22, 23 तारीख को ये जो बच्ची है, इसका दादा जो है वो आसपास के तमाम जगहों में, यहाँ तक कि अब खेत खलिहानों में भी उस बच्ची को ढूंढने में लगे हुए थे। उन्होंने देखा कि घर से थोड़ी दूर पर एक सूखा हुआ कुआं है जिसमें अब पानी नहीं है। आउट ऑफ क्यूरियसिटी और आउट ऑफ डेस्परेशन उस बुज़ुर्ग आदमी ने उस कुएं में झांक कर देखा। सोचा कि चलो देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अनहोनी हो गई हो। तो उन्होंने जब कुएं में झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि कुएं में एक छोटी सी बोरी जो है वो पड़ी है और उस बोरी के ऊपर मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। ये देखकर उसके दादा को शक हुआ। उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पोती के साथ कोई अनहोनी हो गई और किसी ने उसे मार कर कुएं में डाल दिया। आदमी ऐसा सोचना तो नहीं चाहता है कभी भी, लेकिन कई बार दिमाग जो है वो सोचता है मजबूरी में। तो उसके दादा को ये ख्याल आने लगा और फिर वो जल्दी से तेज़ कदमों से अपने घर वापस आया और घर के लोगों से चर्चा की। तो घर के लोगों से जब चर्चा की तो बाकी लोग तो हैरान हुए कि अच्छा, कुएं में बोरी पड़ी है। लेकिन जो
ये बच्ची है, इसकी दादी, इसने कहा कि अरे नहीं, उस बोरी को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस बोरी में पीरियड्स के कपड़े हैं, यानी महिलाओं को जो माहवारी होती है उसके कपड़े हैं, और उसको मैंने ही बोरी में भर कर कुएँ में फेंका है, इसीलिए उसको देखने और उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किन चक्करों में पड़े हो, बच्ची पता नहीं कोई ले गया, क्या हुआ, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो दादी ने ये बात कही, लेकिन घर के जो बाकी लोग हैं उनका मन नहीं मान रहा था। उनको ये लगा कि भाई पीरियड्स के कपड़े कोई बोरी में भर कर, वो भी बोरी को बांध कर कुएं में क्यों फेंकेगा, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है। इससे पहले भी तो महिलाओं को, मतलब उस परिवार की महिलाओं को भी पीरियड्स आते होंगे, तो अचानक इस तरह से बोरी में भर कर कपड़े फेंकना, और इतना सारा कपड़ा फेंकने का क्या लॉजिक हो सकता है। तो घर के लोग जो है वो माने नहीं, खासकर जो बच्ची का दादा है वो कन्विंस नहीं हुआ, बच्ची का पिता भी कन्विंस नहीं हुआ। माँ के मन में तो चिंता शंका होती ही है। तो सारे लोगों ने तय किया कि नहीं, चलो उस बोरी को निकाल कर देखते हैं। सारे लोगों ने बड़ी मशक्क़त की और उस बोरी को कुएं से बाहर निकालने में कामयाब रहे। और जब बोरी को बाहर निकाला, उसी वक्त उस बोरी के वज़न से उन लोगों को एहसास हो गया कि इस बोरी में शायद किसी की लाश है। और जो डर था वही बात निकली। जैसे ही बोरी खोली गई, उसमें से 4 महीने की पोती की लाश आंखों के सामने थी। पूरा परिवार गहरे शोक में डूब गया, वो बुरी तरह से रोने लगे। और अब पुलिस को इत्तला दी, पुलिस आई, पुलिस ने उस बच्ची की जो लाश है उसको बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेकर गई। यकीनन ये मामला कत्ल का था, वरना बच्ची झूले से अचानक गायब कैसे हो जाती और बोरी में कैद होकर उसकी लाश कुएं में कैसे पहुंचती। तो जब पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम से पता चला कि बच्ची की मौत जो है स्मॉदरिंग से हुई है, यानी सांस रोके जाने की वजह से हुई है। और उसके गले में एक तौलिए का 24 सेंटीमीटर का टुकड़ा भी जो है वो फंसा हुआ मिला, यानी उसको अंदर जो है इंसर्ट कर दिया गया था। अब ये एक ओपन एंड शट केस है, आप समझ सकते हैं। जब बच्ची की दादी उस बोरी को बाहर निकालने से रोक रही है और उसके पीछे एक अलग लॉजिक दे रही है, और बोरी निकालने पर जब उसके अंदर से पोती की लाश बरामद हो रही है, तो ये क्लियर कट केस है कि दादी जो है वो लोगों को गुमराह कर रही थी। क्यों कर रही थी? तो पुलिस को जब ये कहानी पता चली तो मीना बाई नाम की उस बुज़ुर्ग महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे फिर सख्ती से पूछताछ की। उसने अपनी ही पोती को अगवा करके उसका दम घोंट कर उसकी जान लेने की बात कबूल की और ये कहा कि वो घर में लड़की के जन्म से जो है वो बहुत नाखुश थी। वो चाहती थी कि उसे पोता हो, और जब बहू जो है वो पोते को जन्म नहीं दे सकी तो बहू से भी वो नाराज़ थी, और इस बच्ची से तो खैर उसको शिकायत थी। और इसी शिकायत और नाराज़गी और गुस्से में आकर उसने अपनी ही पोती को अगवा करके उसकी सांस रोककर उसकी जान ले ली थी। ये थी कहानी। पुलिस ने दादी मीनाबाई को गिरफ्तार कर लिया। पूरा परिवार अब सदमे में है और सारे लोग मीनाबाई से बहुत नफ़रत करने लगे हैं। लेकिन ये कहानी अपने आप में इस बात का सबूत है कि किस तरह से लोग आज भी जो है वो बेटियों को लेकर उनकी सोच नहीं बदली है। ज़ात पात की बात हो या लैंगिक भेदभाव की बात हो, जिसे जेंडर बायस हम कहते हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि हमारे समाज में इन बुराइयों और कुरीतियों की इतनी गहरी पैठ है कि लोग चाहकर भी इतनी आसानी से उससे बाहर नहीं निकल पाते। बहुत मुझे लगता है कि अभी कई साल और लगेंगे, एडुकेशन की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाकर शायद हम लोगों की सोच बदले और फिर किसी बच्ची का कम से कम बेवजह इस तरह से कि वो बच्ची है इसलिए हत्या कर दी जाए, ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। तो ये थी पहली घटना जो बहुत दुखद थी। ओपन एंड शट केस था, लेकिन जिस तरह से उस महिला ने इस मर्डर केस को लेकर घर के बाकी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, वो बड़ा शॉकिंग था। तो मुझे लगा आप लोगों को ये बात बताऊं। अब आइए दूसरी स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ। ये जो दूसरी स्टोरी है ये भी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक जगह है खंडवा, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। खंडवा मशहूर गायक किशोर कुमार जी का मूल घर भी वहाँ पर है। तो किशोर कुमार जी तो अब नहीं रहे, लेकिन उनका घर जो है एक जिसे कहते हैं कि मोनूमेंट के तौर पर वहाँ पर है, और आज भी लोग दूर दराज से उस घर को देखने के लिए आते हैं। इसी खंडवा में एक जगह है पदम नगर। पदम नगर बेसिकली एक पुलिस स्टेशन है, और इसी पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है डिग्रिस। तारीख है 22 सितंबर 2025, 22 सितंबर 2025, इसी महीने की बात है। एक दंपत्ति, पति का नाम है महेंद्र और पत्नी है सविता, ये दोनों 22 सितंबर की रात को आनन फानन में बहुत जल्दबाजी में अपने घर से निकले, क्योंकि महेंद्र को अपने पेट में काफ़ी तेज़
दर्द हो रहा था और उसने अपनी पत्नी से कहा कि चलो थोड़ा हॉस्पिटल से आते हैं और पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, इलाज कराएंगे, डॉक्टर को दिखा कर आएंगे। तो सविता को लगा कि चलो ठीक है, हस्बैंड अकेला जा रहा है, मुझे ले जा रहा है, चलते हैं। सविता उसके पीछे बैठ गई और दोनों निकल पड़े। लेकिन ये बहुत ही मनहूस वक्त था, मनहूस दिन था। आधे रास्ते में, रात के अंधेरे में, सुनसान रास्ते में कुछ लुटेरों ने पति पत्नी को रोक लिया, उनका रास्ता रोका और उनसे लूटपाट करने की कोशिश की। महेंद्र को उन लुटेरों ने बुरी तरह से पीटा, चोटें आई और उसकी पत्नी जो इस लूटपाट का विरोध कर रही थी, सविता, उसको लुटेरों ने चाकुओं से मारा। चाकुओं से मारने और महेंद्र की पिटाई का नतीजा ये हुआ कि वो दोनों लहूलुहान होकर वहाँ पर गिर पड़े। किसी तरह लोगों से महेंद्र ने मदद मांगी, वहाँ से गुजरते लोगों से, क्योंकि महेंद्र के पास उसका मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। इत्तेफाक से मोबाइल फ़ोन इस घटना से 2 दिन पहले ही जो है कहीं खो गया था। अगर मोबाइल फ़ोन होता तो भी शायद लुटेरे लूट कर चले गए होते। तो किसी तरह से महेंद्र ने लोगों को खबर दी या लोगों ने उसको देखा, पति पत्नी को वहाँ पर, और फ़ौरन उनको अस्पताल लेकर गए। अस्पताल ही जा रहे थे, अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में ले जाने पर महेंद्र जो है, उसको तो जो चोटें आई थी वो थोड़ी देर के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर ने उसको छुट्टी दे दी। लेकिन जो उसकी पत्नी थी सविता, उसको जो चाकू मारा था, वो चाकू के घाव बड़े घातक साबित हुए और सविता की जान चली गई। हेवी ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हो गई। अब जब मौत हो गई और लूटपाट के चक्कर में मर्डर हो गया तो मामला पुलिस तक तो पहुंचना ही था। पुलिस तक इस घटना की जानकारी हॉस्पिटल के ज़रिए पहुंची और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और पुलिस इंतज़ार करने लगी कि पोस्टमार्टम से अगर कोई और बात सामने आए। तब तक पुलिस ने उसके पति, जो सविता मरी थी, उसके पति महेंद्र से पूछताछ की और पूछा कितने लुटेरे थे, क्या हुलिया था, किस तरफ से आए, क्या बोल रहे थे, क्या लूटा आपसे, ये सारे सवाल पूछे। महेंद्र उन सारे सवालों का जवाब देता रहा और सारे सवालों के जवाब को सुनकर पुलिस को यही लग रहा था कि हाँ, ये घटना लूटपाट की ही है, क्योंकि जिस तरह से पूरा सीक्वेंस महेंद्र नैरेट कर रहा था वो इशारा कर रहा था कि हत्या लूटपाट में हुई है। लेकिन इस बीच जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तब एक बड़ा खुलासा हुआ। हालांकि पुलिस को पोस्टमार्टम से पहले ही इस बात का शक हो चुका था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उस शक पर और एक मुहर लगा दी। हुआ ये कि सविता के शरीर पर चाकू के 45 जख्म मिले, 45 स्टैब वुंड्स। आप समझिए 45, कोई मामूली नहीं। मतलब 1 2 3 4 5 6, अगर मैं अभी 45 गिनती करने लगूं तो शायद बोर होकर आप में से कुछ लोग जो है स्विच कर जाएं। इतनी लंबी गिनती है। और 45 चाकू उस महिला को मारे गए थे। उसके पूरे शरीर को लुटेरों ने छलनी कर दिया था। पुलिस जिसने उस डेड बॉडी को रिकवर किया था, उनमें से कुछ ऑफिसर्स ने ये चीज़ ऊपरी तौर पर देखा भी था और उन्हें शक भी था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तो वो कंफर्म हो गए कि 45 वार किसी पर अगर किया जाए तो ये सिर्फ मामला लूटपाट का नहीं लगता है। इस पूरे घटनाक्रम से सिर्फ 45 वुंड से इस बात का इशारा मिल रहा था कि कोई ऐसा ज़रूर था उन लुटेरों में जो इस महिला सविता की जान लेना चाहता था और ये इंश्योर करना चाहता था कि उसकी मौत हो ही जाए। और एक शॉकिंग बात ये भी थी कि एक तरफ तो महिला पर 45 चाकू मारे गए और दूसरी तरफ उसके पति महेंद्र को एक भी चाकू नहीं मारा। उसके साथ मारपीट हुई, उसे खरोंचें आई। तो ये बात अपने आप में बहुत अजीब थी। अब पुलिस को उसके पति पर ही शक होने लगा। शक ये कि शायद महेंद्र ने साजिश रच के अपनी पत्नी सविता की हत्या करा दी हो। लेकिन पुलिस और कंफर्म होने के लिए पुलिस ने डॉक्टरों से बात की और ये कहा कि आपके यहाँ जब महेंद्र आया था तो उसको जो चोट लगे थे वो तो लगे ही थे, लेकिन महेंद्र हॉस्पिटल के लिए निकला था, उसके पेट में प्रॉब्लम था। आप लोग एक बार, क्या आप लोगों ने स्टमक उसका चेक किया, जांच की कोई? तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन पुलिस ने कहा ठीक है फिर कीजिए। तो पुलिस के कहने पर डॉक्टरों ने महेंद्र का प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन किया और मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उन्होंने देखा कि उसके पेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, भला चंगा है। ये इस बात की तरफ इशारा था कि शायद महेंद्र ने बहाना बनाकर अपनी पत्नी को उस रात सुनसान रास्ते से ले जाने का फैसला किया था। पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका था। पुलिस ने महेंद्र को पकड़ा और उसकी कायदे से पूछताछ की। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और जब पूछताछ की तो महेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और महेंद्र ने अपने 3 दोस्तों के नाम लिए, हेमंत, आर्यन और राजेंद्र। ये
ये बताया कि इन लोगों को उसने अपनी पत्नी सविता के कत्ल के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। माफ़ कीजिएगा, 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अब सवाल यह है कि अपनी पत्नी का कत्ल महेंद्र ने क्यों करवाया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, दोनों में खूब लड़ाइयाँ होती थी और इस लड़ाई की वजह से ये जो महेंद्र है वो बहुत ज़्यादा ऊब चुका था और अपनी पत्नी को छोड़ने की जगह, तलाक लेने की जगह उसने ये बेवकूफ़ी भरा और आपराधिक फैसला किया कि उसने सोचा कि सविता की हत्या ही करवा देते हैं। उसने अपने दोस्तों को 1 लाख रुपए दिए और उसके दोस्तों ने पूरी तरह से प्लानिंग की और प्लानिंग करके सुनसान रास्ते पर चाकुओं से वार करके सविता की हत्या कर दी। लेकिन जिस तरह से 45 चाकू सविता को मारे गए, इतने सारे जख्मों ने इस बात का पता दे दिया कि सविता की मौत जो है महज लूटपाट के दौरान हुई एक हत्या की घटना नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है जिसको बहुत शातिर तरीके से अंजाम दिया गया है। तो खैर, पुलिस ने महेंद्र के साथ उसके दोस्तों को भी पकड़ लिया है। ये थी दोनों कहानी, दोनों ही मामले कत्ल के हैं और बहुत ही दर्दनाक हैं। इन दोनों घटनाक्रमों पर आपका नज़रिया क्या है? पुलिस की तफ्तीश पर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो पिछली स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था किस तरह से बेंगलुरु में एक विदेशी नागरिक की हत्या 1996 में हुई थी और पुलिस ने उस केस को कड़ी दर कड़ी जोड़कर कैसे सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो स्टोरी नहीं सुनी है तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन की बहुत अच्छी कहानी है। इनका ये कहना है, एक हमारे दर्शक हैं संध्या पांडे, इन्होंने कहा है कि ये स्टोरी शम सर ने सुनाई थी पर विदेशी नागरिक की हत्या का खुलासा नहीं किया था। तो संध्या जी, मैंने तो विदेशी नागरिक की हत्या की स्टोरी सुनाई है। जब उन्होंने विदेशी नागरिक की हत्या का खुलासा नहीं किया था तो उन्होंने ये स्टोरी कैसे सुनाई? उन्होंने फिर तो कोई दूसरी स्टोरी सुनाई होगी। बेसिकली उन्होंने उस विदेशी महिला के साथ जो रेप की घटना हुई थी, इसी विदेशी नागरिक की वो गर्लफ्रेंड थी, उसकी स्टोरी उन्होंने सुनाई होगी। आप शायद वो कहना चाहते हैं। एनीवे, बहुत स्वागत आपका, थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। डॉन दी बॉस के नाम से एक आईडी है और इन्होंने कमेंट किया है और इस कमेंट में बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया है। तो खैर ठीक है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। रोज़र मून के नाम से एक आईडी है और इन्होंने भी कमेंट किया है। उमेश प्रधान का कमेंट है, इन्होंने लिखा है कि उन विदेशी परिवार वालों को इस घटना के बारे में जानकारी हुई होंगी। कितने दुख की बात है, पर्यटकों का इंडिया में दुखद अंत हुआ। देखिए, इस तरह के हादसे, मैं हादसे कहूँगा, हालांकि घटना तो क्राइम की है लेकिन उस परिवार के लिए हादसा है। तो इस तरह के हादसे ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही होते हैं। मिसहैपनिंग, क्राइम दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी हो सकता है। तो परिवार वालों को जानकारी तो खैर उनके दूतावास के ज़रिए, ऐसे भी अमेरिका के नागरिक थे मेरे ख्याल से ये लोग, या ब्रिटिश नागरिक थे शायद, हाँ, तो ब्रिटेन के दूतावास के ज़रिए उनको मिल गई होगी वो जानकारी। तो है तो बहुत दुखद बात, इसमें कोई शक नहीं है। और मतलब चाहे वो विदेशी लोगों के साथ हो या अपने देश के लोगों के साथ हो, किसी का यूं ही कत्ल कर देना उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसके परिवार वालों पर वाकई क्या गुजरती है ये सोच कर भी जो है वो रोंगटे खड़े होते हैं। महिपाल सिंह ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा जगदीश चांडीगढ़ जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। पीके चंद्रा हमारे लिसनर हैं, उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि जो विदेशी नागरिक है उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रेस्टोरेंट से होटल रूम तक वापस जाना चाहिए था। अकेले पैदल गए तो इस तरह की वारदात हो गई। देखिए, कोई भी इंसान हो, चाहे वो देसी नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, कोई भी आमतौर पर इस तरह की चीज़ें एज्यूम नहीं करता, सोचता नहीं है कि उसके साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा। और वो भी आमतौर पर बेंगलुरु जो है वो एक अच्छा शहर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से माना जाता है, तो उन लोगों ने ऐसा सोचा नहीं होगा, पहली बात। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली भारत आए थे वो, उनको नहीं पता था कि भारत में उनके साथ ऐसा हो जाएगा। मतलब कोई, कहते हैं ना, ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। और किसी से अगर कोई दुश्मनी ना हो तो कोई ये भी, मतलब वो और सेफ महसूस करता है। अगर किसी से लड़ाई हो तो वो थोड़ा एहतियात बरतता है सिक्योरिटी को लेकर। रिकी सलारिया का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। मुकेश शर्मा जी ने भी कमेंट किया है। कवच कुंडल ट्रेडर के नाम से एक आईडी है। कवच कुंडल की ट्रेडिंग कैसे, मतलब इस आईडी का क्या मतलब है? अगर आप मेरा ये कमेंट सुन रहे हैं, मतलब जो आपने लिखा है, मैं जो बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसका मतलब बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस सेंस में आपने ये आईडी बनाई है। होमी राय ने कमेंट किया है। मोहम्मद साहिल का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। टेंडोन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। सुजाता ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आप सबका। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।